अगर इंसान के अंदर हिम्मत और सच्चाई हो वो हर मुसीबत का सामना कर सकता है। दुनिया में सबसे पावरफुल है पेन की ताकत, जिसके सामने तलवार भी झुकती है। एजुकेशन पर सबका बराबर हक है और ये हक दुनिया के हर बच्चे को मिलना चाहिए, क्योंकि गरीबी, भुखमरी और इनजस्टिस के खिलाफ वही खड़ा हो सकता है जिसे अपने अधिकारों के बारे में मालूम हो। मलाला की रियल लाइफ स्ट्रगल की स्टोरी लाखों औरतों को हिम्मत देती है और यही इस बुक के लिखे जाने की वजह है। इस बुक के ऑथर कौन है? मलाला एक पाकिस्तानी लड़की है जिसने कोशिश करी कि वो लड़कियों को पाई की राह दे सके, लेकिन तालिबान ने उसे गोली मार दी। मलाला को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। इस बुक की दूसरी ऑथर है क्रिस्टीना लाम्ब, जो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और एक इंस्पिरेशनल स्पीकर है। समरी शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेज देगा हम जैसे ही नेक्स्ट समरी अपलोड करेंगे। मलाला पाकिस्तान की वो बहादुर लड़की है जिसने लड़कियों को एजुकेशन देने की पैरवी की और तालिबान की गोलियों का शिकार हुई। इस बुक में स्टोरी उसी की जुबानी सुनेंगे। कट्टरपंथी सोच वाले तालिबान लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के सख्त खिलाफ है। उनके हिसाब से औरत सिर्फ घर की चारदीवारी में रहकर बच्चे पाले और चूल्हा चौका करे। लेकिन एक लड़की थी जिसने औरत को गुलाम बनाने वाले इस सड़ी गली सोच के खिलाफ आवाज उठाई, और वो लड़की थी मलाला यूसुफजाई। और यही आप इस बुक में पढ़ेंगे कि कैसे एक छोटी सी मासूम लड़की ने अपने जैसी हर लड़की के अंदर हिम्मत जगाई। उसने सोसाइटी में औरतों के हक को लेकर जो आवाज उठाई है, उसकी चर्चा सारी दुनिया में हो रही है। मलाला लाखों करोड़ों बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है। वो बहादुरी, पैशन और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की जीती जागती मिसाल है। हमारे कल्चर में जब किसी घर में लड़की पैदा होती है तो लोगों के मुंह लटक जाते हैं। हाँ, अगर लड़का पैदा हो तो लोग राइफल से फायर करके सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ लड़कियों को पर्दे के पीछे छुपा कर रखने का रिवाज है। मेरे फादर गरीब थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि मेरी मदर को हॉस्पिटल लेकर जाते या मिडवाइफ बुलाते। जब मैं पैदा होने वाली थी तो मेरी माँ की हेल्प के लिए पड़ोसी आए थे। मेरे अंकल उन गिने चुने लोगों में थे जो मुझे देखने आए थे। उन्होंने मेरे पापा को कुछ पैसे भी गिफ्ट किए। वो अपने साथ फैमिली ट्री भी लेकर आए थे जिसमें मेरे खानदान के लोगों के नाम लिखे थे, लेकिन उस लिस्ट में हमारी फैमिली की एक भी औरत का नाम नहीं था। यूसुफजाई खानदान पाकिस्तानी कम्युनिटी का था। हमारे यहाँ ऐसा ट्रेडिशन और बिलीफ है कि औरत इस दुनिया में सिर्फ बच्चे पैदा करने और घर के काम करने के लिए पैदा हुई है। लेकिन मेरे फादर की सोच डिफरेंट थी। उन्होंने पेन लिया और फैमिली ट्री में अपने नाम के नीचे एक लाइन खींची और मेरा नाम लिख दिया, मलाला। मेरे फादर ने कहा कि मेरे पैदा होने के बाद जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्हें मुझसे प्यार हो गया था। उन्होंने अफगानिस्तान की फेमस हीरोइन मलालाई के नाम पर मेरा नाम रखा। 1880 में ब्रिटिश और अफगानिस्तान के बीच वॉर छिड़ गई थी। इंग्लैंड अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहता था। उस वक्त मलालाई को अपने विलेज की बाकी औरतों के साथ लड़ाई में जख्मी सोल्जर्स की सेवा पाने के लिए जाना पड़ा। उस यंग हीरोइन ने देखा कि अफगान हार रहे हैं। उस लड़ाई में उसके फादर भी शामिल थे जो पूरे जी जान से लड़ रहे थे। मलालाई उस वक्त एक टीनेजर थी, लेकिन वो काफी ब्रेव थी। वो लड़ाई के मैदान में भाग गई और एक क्लिफ पर चढ़ गई। उसने देखा कि उनके देश का झंडा नीचे गिर रहा है। मलालाई ने अपने चेहरे से सफेद नकाब उतारा और झंडा ऊंचा उठा दिया। उसने सोल्जर्स को एनकरेज करना शुरू कर दिया। एक छोटी लड़की की ब्रेवरी ने अफगानों पर जैसे जादू कर दिया था। इसी दौरान एक गोली मलालाई को भी लग गई थी, लेकिन वो बच गई। उसकी बहादुरी देखकर अफगान सोल्जर्स जोश में आ गए थे। उन्होंने पूरी ताकत से ब्रिटिश का मुकाबला किया और जीते। ब्रिटिश आर्मी के लिए ये एक करारी हार थी। मेरे फादर को मलालाई की ब्रेवरी पर प्राउड था, इसलिए उन्होंने मुझे ये नाम दिया। वो अक्सर मुझे मलालाई की स्टोरी सुनाते थे। हम लोग पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट पार्ट स्वात वैली में रहते थे। हमारा गांव मिंगोर हरे भरे पहाड़ों से घिरा था, जहां ऊंचे ऊंचे झरने और चांदी जैसी चमकती झीलें थे। मेरे लिए ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। मेरे फादर एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझते थे। उनका ड्रीम था कि वो एक स्कूल खोले, लेकिन उन्हें घर चलाने के लिए काफी हार्ड वर्क करना पड़ता था। मेरे फादर की एक भी सिस्टर स्कूल नहीं गई थी। मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे फादर को बोला कि वो उन्हें कॉलेज भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मेरे फादर आगे पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें खुद अपनी फीस वगैरह का इंतजाम करना पड़ा। वो स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे। वो एक अच्छे स्पीकर और डिबेटर भी थे। उन्होंने इंग्लिश में मास्टर्स की डिग्री ली और ग्रेजुएशन के बाद टीचर बन गए। फिर उन्हें एक दिन एक कॉलेज फ्रेंड मिला जो उनके साथ मिलकर स्कूल खोलने के लिए तैयार था। उन्होंने इसका नाम रखा खुशहाल स्कूल। ये स्कूल हमारे होम टाउन मिग्नोर में खोला गया था। हालांकि इसके लिए मेरे फादर को बहुत सा पैसा उधार लेना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सारी सेविंग उस स्कूल में इन्वेस्ट कर दी थी। उसके बाद मेरे फादर और उनके फ्रेंड के पास चाय और चीनी के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। शुरुआत में उनके पास सिर्फ 3 स्टूडेंट पढ़ने आते थे। इसी बीच मेरे फादर और मदर की शादी हुई। मेरे फादर मेरी मदर के लिए बड़े डिवोटेड थे।
वो अपने स्कूल के साथ साथ अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रहे थे। हमारा घर और स्कूल एक बार तूफान और एक बार फ्लड का शिकार हुआ, जिसमें हमें काफी नुकसान उठाना पड़ा था। उस वक्त फादर के पास मेरी माँ के शादी के बैंगल बेचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मेरे पैदा होने पर माँ को बड़ा डर लगा, क्योंकि मैं यानी उनकी फर्स्ट चाइल्ड एक बेटी थी। लेकिन मेरे फादर बहुत खुश थे। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि मेरी बेटी मेरे लिए लकी है। उन्हें लगता था कि मेरे आने से उनकी लाइफ में खुशहाली आई है। फिर हमारी छोटी सी फैमिली स्कूल के ही एक खाली कमरे में शिफ्ट हो गई। उस टाइम तक स्कूल में 100 स्टूडेंट्स और 5 टीचर थे। हर स्टूडेंट मंथली 100 रुपए फीस देता था। मेरे फादर स्कूल में कई काम करते थे। वो टीचर थे और प्रिंसिपल भी। अकाउंट्स भी वही संभालते थे। यहाँ तक कि वो स्कूल के फर्श और बाथरूम्स की सफाई भी कर लेते थे। इतनी मुश्किलों के बाद भी खाने के लिए पूरा नहीं पड़ता था, क्योंकि फादर को पहले बाकी टीचर्स की सैलरी और स्कूल बिल्डिंग का रेंट देना होता था। लेकिन कुछ मंथ बाद स्कूल भी टूटने लगा। मेरे फादर को एजुकेशन से बहुत प्यार था और यही पैशन मुझे भी मिला था। मेरा स्कूल ही मेरा घर था, ये सोच के मैं बड़ी खुश रहती थी। मैं जब 3 साल की हुई तो मुझे बड़े बच्चों की क्लास में रखा गया। हमारे टीचर्स जो कुछ पढ़ाते थे मैं बड़े ध्यान से सुनती। मुझे क्लास में मजा आता था। मैं भी खुद को टीचर समझती थी और जब क्लास खाली होती तो अपने टीचरों की एक्टिंग करती। जब मैंने रीडिंग करना सीखा तो बुक्स पढ़ना मुझे सबसे अच्छा लगता था। मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करती थी। मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे लड़की होते हुए भी पढ़ने लिखने का मौका मिल रहा था, जो बहुत से बच्चों को नसीब नहीं होता है। क्योंकि मेरी माँ को कभी पढ़ने का चांस नहीं मिला। जब वो 6 साल की थी, नानाजी ने उनका एडमिशन करवाया था। वो अपनी क्लास में अकेली लड़की थी, लेकिन मेरी माँ अपनी कंध से जलती थी कि वो सारा दिन घर में रहकर खेलती है। इसलिए एक दिन मेरी माँ ने अपनी सारी किताबें बेचकर उन पैसों से टॉफियां खरीद ली। किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा और वो भी हमारे विलेज की बहुत से औरतों की तरह अनपढ़ रही। द मुफ्ती हु ट्राइड टू क्लोज आवर स्कूल। मुफ्ती उस आदमी को बोलते हैं जो इस्लामिक लॉ का एक्सपर्ट होता है। वो एक इस्लामिक स्कॉलर होता है। हमारा खुशहाल स्कूल अच्छा चल रहा था। हमारे स्कूल में लड़के और लड़की में फर्क नहीं किया जाता था। लाइफ में पहली बार मेरी माँ ने नए कपड़े खरीदे थे और हमारे गरीब पड़ोसियों को खाना दिया था। हमारे स्कूल के सामने एक अमीर आदमी रहता था जो लड़कियों की एजुकेशन के सख्त खिलाफ था। वो आदमी खुद को मुफ्ती बोलता था। मेरे फादर उसे देखकर कहते थे कि हर कोई जो टर्बन पहनता है मुफ्ती नहीं होता। उस मुफ्ती को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि मेरे फादर के स्कूल में विलेज की लड़कियां पढ़ने आती है। तो एक दिन मुफ्ती ने ये बात हमारे स्कूल बिल्डिंग की लैंड लेडी को बता दी। उसने उस लेडी से मेरे फादर की बुराई करते हुए कहा कि वो कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। लड़कियों को एडमिशन देकर वो हराम स्कूल चला रहे हैं। उसने ये भी बोला कि वो उस बिल्डिंग में स्कूल के बदले एक मदरसा खोलना चाहता है। लेकिन हमारी लैंडलेडी ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और उसे वहां से चले जाने को कहा। उसने मेरे फादर को भी बोला कि वो मुफ्ती से जरा बच के रहे। जब मुफ्ती की दाल नहीं गली तो वो मेरे फादर से और ज्यादा चिढ़ गया। उसने विलेज के कुछ इन्फ्लुएंशियल और बड़े बुजुर्गों के पास जाकर कंप्लेंट कर दी। एक रात वो सब लोग हमारे घर आए। वो 7 लोग थे। मुफ्ती ने सबसे पहले आवाज उठाई, मैं यहाँ सारे अच्छे मुस्लिम्स की तरफ से कहने आया हूँ कि ये खुशहाल स्कूल हराम है। ये इस्लाम के खिलाफ है। इस स्कूल को तुरंत बंद कर दो। मुफ्ती के साथ आए बाकी लोगों ने भी कहा कि लड़कियों को पर्दे में रहना चाहिए, उन्हें इस तरह खुलेआम नहीं घूमना चाहिए। मुफ्ती आयूं कर रहा था कि यहाँ तक कि कुरान में भी किसी औरत का नाम नहीं आता है। लेकिन मेरे फादर नहीं माने। वो अपना स्कूल बंद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मरियम, ईसा या जीसस की माँ का नाम कई बार कुरान में आता है। वो एक अच्छी लेडी थी और एक बाकी औरतों के लिए एग्जाम्पल भी मानी जाती है। लेकिन मुफ्ती मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि हमारे स्कूल के पास से कई आदमी गुजरते हैं और लड़कियों को स्कूल जाते हुए देखते हैं, इसलिए ये लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं है। तो मेरे फादर ने एक सोल्यूशन दिया। उन्होंने गांव के एल्डर से खुशहाल स्कूल के बैक साइड में एक गेट बनवाने के लिए बोला, जहां से लड़कियां स्कूल के अंदर आ सकती है। एल्डर्स को ये प्रपोजल ठीक लगा, लेकिन मुफ्ती अभी भी नाराज था। सब लोग चुपचाप वापस चले गए। लेकिन मुफ्ती को ये नहीं मालूम था कि उसकी अपनी भांजी हमारे स्कूल की स्टूडेंट थी। रेडियो मुल्ला तालिबान जब हमारे विलेज में आए तब मैं 10 साल की थी। शुरुआत में वो लोग खुद को तालिबान नहीं बोलते थे और ना ही वो लोग उन तालिबानियों की तरफ रहते थे जिन्हें हम टीवी में देखते हैं। ना तो ये लोग सर पे टर्बन पहनते थे और ना ही आंखों में स्याही लगाते थे, बल्कि ये लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते थे, लंबी दाढ़ी और लंबे बाल रखते थे। इस ग्रुप का लीडर था मौलाना फजलुल्लाह। वो 28 साल का था। वो एक मिलिटेंट लीडर था जिसने खुद की बेटी से शादी की थी। खुद को हमारे गांव में आकर फजलुल्लाह ने सबसे पहला काम ये किया कि उसने मिंगोर में एक इलीगल रेडियो स्टेशन सेट किया जिसे मुल्लाह एफएम बोलते थे। पहले तो फजलुल्लाह अपने रेडियो स्टेशन से अच्छी अच्छी बातें बोलता था,
वो एक इस्लामिक रिफॉर्मर और कुरान का इंटरप्रेटर बताता था। मेरी मदर को रेडियो मुल्ला सुनना पसंद था। वो अपने रेडियो प्रोग्राम के थ्रू लोगों से कहता कि वो बुरी चीजों से दूर रहे और अच्छाई के रास्ते पर चले। उसने मर्दों को स्मोकिंग, टोबैको और हाशीश जैसे ड्रग्स छोड़ने को कहा। रेडियो मुल्ला अक्सर इस्लाम के बारे में बात करते हुए रोता था। वो लोगों को समझाता कि इस्लाम में डांसिंग, सिंगिंग और मूवी देखने जैसी चीजें हराम है, इसलिए लोग इनसे दूर रहे क्योंकि इसी वजह से भूकंप और फ्लड आते हैं। रेडियो मुल्ला डांसिंग के भी सख्त खिलाफ था क्योंकि इससे गॉड नाराज होता है। धीरे धीरे मुल्ला एफएम पॉपुलर होने लगा। बहुत से लोग फजलुल्लाह को पसंद करने लगे। लोगों को उसकी टीचिंग्स अच्छी लगती थी और वो उसे फॉलो भी करते थे। लोगों पर उसका जादू इस कदर चढ़ गया था कि उन्होंने अपने टीवी सेट, सीडी और डीवीडी उठाकर फेंक दिए थे। फजलुल्लाह के आदमी ये चीजें रोड से उठा ले जाते और उन्हें जला देते थे। मैं और मेरे भाई बहन भी डर गए थे कि कहीं फादर हमारा टीवी भी ना उठाकर फेंक दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि फादर फजलुल्लाह से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं थे। वो बोलते थे कि फजलुल्लाह इस्लाम का सच्चा स्कॉलर नहीं है, वो लोगों को गुमराह कर रहा है। वो कुरान में लिखी बातों को मिसइंटरप्रेट करके बताता है और लोग बिलीव कर लेते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को अरेबिक नहीं आती। फादर बोलते थे कि फजलुल्लाह जैसे लोग सोसाइटी में विजडम नहीं बल्कि इग्नोरेंस फैलाते हैं। हमने डर के मारे अपना टीवी अलमारी में बंद कर दिया था और जब भी देखना होता था तो वॉल्यूम कम करके देखते थे। लोग मेरे फादर को आकर बोलते थे कि फजलुल्लाह एक इंटेलिजेंट स्कॉलर है, उन्हें उससे मिलना चाहिए, लेकिन मेरे फादर ने मना कर दिया। फजलुल्लाह एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट था और ये उसका रियल नेम नहीं था। अपने एक रेडियो शो में उसने उन लोगों के नाम लिए थे जो उसकी नजर में पहले पापी लोग थे। उस शो में उसने कहा, मिस्टर एक्स ने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, मैं उन्हें मुबारक करता हूँ। मिस्टर वाई ने अब लंबी दाढ़ी रखी है, ये बड़ी अच्छी बात है। मिस्टर जेड ने अपनी सीडी शॉप बंद कर दी है, उन्हें अल्लाह जन्नत देगा। लोगों को ये शो बड़ा पसंद था और इसके बारे में वो अपने पड़ोसियों से डिस्कस करते थे। फादर के जिस फ्रेंड ने उनके साथ मिलकर स्कूल खोला था, उन्होंने हमें वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट्स इसी तरह काम करते हैं। पहले वो लोगों का दिल जीतते हैं और फिर उनका ट्रस्ट। उसके बाद वो लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काकर खुद हीरो बनना चाहते हैं। वो मेजोरिटी को अपने स्पोर्ट में आने तक वेट करते हैं। अक्सर फजलुल्लाह अपने शोज में औरतों को भी एड्रेस करता था। वो कहा करता, आदमियों तुम बाहर जाओ, मैं औरतों से बात करना चाहता हूँ। दरअसल उसे पता था कि उस वक्त ज्यादातर मर्द अपने काम में और औरतें घर पे होंगी। फजलुल्लाह का कहना था कि औरतों को सिर्फ घर की देखभाल करनी चाहिए, ये उनका फर्ज है। उन्हें घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो, और उन्हें हर वक्त पर्दे में रहना चाहिए। फजलुल्लाह के आदमी औरतों के फैंसी कपड़े जबरदस्ती छीन कर सड़कों में खुलेआम डिस्प्ले कर देते थे, जिससे कि कोई औरत मॉडर्न कपड़े पहनने की हिम्मत ना करे। मेरे कई फ्रेंड्स की मदर्स फजलुल्लाह की बातों से इंस्पायर्ड थी। जिस तरीके से वो लंबे बाल रखता और घोड़े की सवारी करता था, औरतों को बड़ा अच्छा लगता था। लोगों का मानना था कि वो मुहम्मद की तरह है। इन सब बातों से मेरे फादर बड़ा डरते थे। फजलुल्लाह की बातों से मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो गई थी। कुरान में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि औरतों को घर के अंदर बंद रहना चाहिए और सिर्फ चूल्हा चौका करना चाहिए, बल्कि मैंने तो ये पढ़ा है कि मुहम्मद की फर्स्ट वाइफ एक बिजनेस वुमन थी जिसका नाम खदीजा था। फजलुल्लाह मानता था कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए। जो लड़कियां उसके डर से स्कूल छोड़ देती वो उनकी तारीफ करता था और अपने रेडियो शो में कहता, मिस ए ने आज स्कूली पढ़ाई छोड़ दी, अल्लाह उसे जन्नत देगा। मिस बी ने पाई छोड़ी दी, हम उसे मुबारक देते हैं। वो मेरे जैसी स्कूल जाने वाली लड़कियों को भैंस और बकरी कहकर बुलाता था। एक दिन मैंने फादर से पूछा, फजलुल्लाह लड़कियों को स्कूल जाने से क्यों मना करता है? तो मेरे फादर ने जवाब दिया, क्योंकि उसके जैसे मर्द एजुकेशन की पावर से डरते हैं। द ब्लडी स्क्वायर। शबाना बहुत अच्छी डांसर है। हमें मिंगोर में उसकी परफॉर्मेंस देखने में मजा आता था। वो बड़ा बाजार में रहती, जो कि एक फेमस स्ट्रीट थी क्योंकि वहां कई जाने माने म्यूजिशियंस और डांसर रहते हैं। एक रात शबाना के घर कुछ लोग आए। उन्होंने उससे डांस के लिए बोला। शबाना डांसिंग के कपड़े पहनने अपने रूम में चली गई। वो जब वापस आई तो उन लोगों ने उस पर बंदूक तान दी। उन लोगों ने कहा कि वो उसका गला काट देंगे। शबाना ने उनसे अपनी जान की भीख मांगते हुए कहा, प्लीज मुझे मत मारो, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद कभी नाचना गाना नहीं करूंगी। खुदा के लिए मुझे मत मारो, मैं एक मुस्लिम औरत हूँ, मुझ पर रहम करो। लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। पड़ोसियों को गन शॉट की आवाजें और शबाना की चीखें सुनाई दी। वो लोग शबाना की डेड बॉडी को घसीटकर ग्रीन चौक स्क्वायर पर लाए। फिर कुछ दिनों बाद कुछ और लोगों की डेड बॉडीज भी वहां डंप की गई। यही रीजन है कि इस जगह को ब्लडी स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फजलुल्लाह ने शबाना की डेथ के बारे में कहा कि वो एक गलत लड़की थी, इसलिए उसे मौत मिली। उसने ये भी कहा कि बड़ा बाजार में नाचने वाली शबाना जैसी बाकी लड़कियों का भी यही अंजाम होगा।
एक टाइम था जब हमें अपनी वैली के म्यूजिशियंस और डांसर्स पर प्राउड था, लेकिन आज उनमें से कोई नहीं बचा। धीरे धीरे सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। हमें स्कूल और घरों को बम से उड़ाए जाने की न्यूज मिलती थी। तालिबानियों की बात ना मानने वालों को ब्लडी स्क्वायर में हर रोज खुलेआम कोड़ों से पीटा जाता। एक मेल टीचर को सिर्फ इसलिए फांसी पर लटका दिया गया क्योंकि उसके शलवार पहनने का तरीका तालिबानियों से अलग था। यही नहीं, फजलुल्लाह के आदमियों ने उस टीचर के फादर को भी शूट कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तालिबान चाहता क्या है। ये लोग इस्लाम के नाम पर खून खराबा करते हैं और खुद को इस्लाम का प्रोटेक्टर बोलते हैं। ये लोग बंदूक की नोक पर लोगों से इस्लाम कबूल करने को बोलते हैं। इसके बजाय अगर वो खुद एक सच्चे मुस्लिम बनकर एग्जाम्पल सेट करते तो कितना अच्छा होता। क्योंकि सच्चा इस्लाम कभी नहीं बोलता कि मासूमों पर जुल्म करो। मेरे फादर और उनके फ्रेंड्स तालिबान के खिलाफ थे, लेकिन ज्यादातर लोग बोलने से डरते थे। हालांकि मेरे फादर खुलकर अपने व्यूज शेयर करते थे। वो मानते थे कि चुप रहकर सहने से अच्छा है कि जुल्म के खिलाफ लड़ो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिमांड रखी कि पाकिस्तानी आर्मी को तालिबान के खिलाफ लड़ाई छेड़े और उनके कमांडर्स को अरेस्ट करे। अगले दिन मेरे फादर का नाम मुल्ला एफएम पर अनाउंस हुआ। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, लेकिन मेरे फादर पीछे हटने वालों में से नहीं थे। द डायरी ऑफ गुल मकाई, बीबीसी की तरफ से एक रेडियो रिस्पोंडेंट आया। वो एक फीमेल टीचर या लड़की ढूंढ रहे थे जो तालिबान के बारे में डायरी रिपोर्ट लिख सके। वो दुनिया के सामने इस बात की सच्चाई रखना चाहते थे कि हमारी स्वात वैली में क्या कुछ हो रहा है। मेरी स्कूल मेट आयशा इस काम के लिए रेडी थी, लेकिन उसके फादर को जब पता चला तो उन्होंने उसे रोक लिया। मैंने अपने फादर को इस बारे में बात करते हुए सुना। तुरंत मेरे माइंड में आया, ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। मैंने फादर को बताया कि मैं ये डायरी रिपोर्ट लिखना चाहती हूँ ताकि लोगों को पता चल सके। एजुकेशन एक अधिकार है जो सबको मिलना चाहिए। कुरान में लिखा है कि हर किसी को नॉलेज हासिल करने का हक है। सबको दिल लगाकर पढ़ना चाहिए और इस दुनिया के बारे में जानना चाहिए। हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, स्कूल जाने का मौका मिलना चाहिए। मैंने पहले कभी डायरी नहीं लिखी थी। हमारे घर में कंप्यूटर तो था, लेकिन अक्सर लाइट नहीं आती थी और उस वक्त हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। हिकाकर बीबीसी रेडियो रिस्पोंडेंट रात में मेरी माँ के सेल फोन पर कॉल करके मुझसे बात करते थे और वो खुद अपनी वाइफ का सेल फोन यूज करते थे क्योंकि उनके सेल फोन को इंटेलिजेंस ग्रुप ने हैक किया हुआ था। हिकाकर ने मेरी हेल्प की ताकि मैं अपने थॉट्स एक ऑर्गेनाइज वे में शेयर कर सकूं। वो सबसे पहले यही पूछते थे कि मेरा दिन कैसा गुजरा। फिर वो मुझसे कुछ स्टोरीज शेयर करने को बोलते। वो पूछते थे कि मेरे क्या ड्रीम्स है। हमारी कॉल अक्सर 30 से 45 मिनट तक चलती। वो मेरी बताई हर बात को वर्ड्स में लिख लेते और फिर उन्हें हफ्ते में एक बार बीबीसी की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाता। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपना रियल नेम यूज नहीं कर सकती क्योंकि मेरी जान को खतरा हो सकता है। हिकाकर ने मेरे लिए एक नकली नाम सजेस्ट किया, गुल मकाई। गुल मकाई एक फोक स्टोरी की हीरोइन थी और जिसकी कहानी रोमियो जूलियट से मिलती थी। गुल मकाई को उससे प्यार हो गया जिसके साथ उसे नहीं करना चाहिए थे। वो और मूसा खान एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक दूसरे को दिल दे बैठे थे, लेकिन उनकी फैमिलीज की आपस में दुश्मनी थी और जब उनके बारे में खबर फैली तो दोनों तरफ से लड़ाई छिड़ गई। लेकिन उनकी इस लव स्टोरी का एंड ट्रेजिक नहीं था। गुल मकाई ने अपने घर के बड़े लोगों को समझाया कि लड़ाई का कोई फायदा नहीं। उसने कहा कि इस लड़ाई को तुरंत रोक दो और मुझे और मूसा खान को एक दूसरे से अलग मत करो। मेरी स्टोरी फर्स्ट टाइम जनवरी 2009 में वेबसाइट में पब्लिश हुई थी। फर्स्ट एंट्री का टाइटल था आई एम अफ्रेड, जिसमें मैंने अपने सपनों के बारे में लिखा था कि तालिबान मेरे घर को घेरे हुए है और मेरे घर के ऊपर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर है। उसी दिन दोपहर को जब मैं स्कूल से पैदल घर आ रही थी तो मैंने अपने पीछे एक आदमी को बोलते हुए सुना, मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं अपनी चाल तेज कर दी। कुछ देर बाद जब मैं पीछे मुड़ी तो ये देखकर मेरी सांस में सांस आई कि वो आदमी असल में अपने सेल फोन पर बात कर रहा था। वेबसाइट पर अपने बोले वर्ड्स देखना एक अलग सी फीलिंग है। मैं पहले शर्माती थी, लेकिन फिर मुझसे कॉन्फिडेंस आता गया। हिकाकर ने मुझे बोला कि मेरे सेंटेंस अभी रॉ फॉर्म में है, इसलिए उन्हें अच्छे लगते हैं। इस डायरी एंट्री में मेरे स्कूल लाइफ, फैमिली लाइफ और तालिबान के साए में रहकर जीने की बातें थी। मेरे क्लासमेट्स ने बीबीसी वेबसाइट देखी तो उन्हें भी गुल मकाई की डायरी के बारे में पता चला। मेरे एक फ्रेंड ने एक स्टोरी का प्रिंट आउट लिया और मेरे फादर को दिखाया। बहुत अच्छा है, मेरे फादर ने बस इतना बोला। वो स्माइल कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था ये सब मैंने ही लिखा है और इस बात पर उन्हें वाकई में प्राउड था। कुछ न्यूज़पेपर्स ने वेबसाइट के कुछ पार्ट्स पब्लिश किए। बीबीसी ने किसी और लड़की की आवाज में मेरे वर्ड्स की रिकॉर्डिंग की थी। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि वर्ड्स किसी गन, टैंक या हेलीकॉप्टर से ज्यादा पावरफुल होते हैं। फिर एक दिन तालिबान ने वैली की सारी लड़कियों को स्कूल छोड़ने की एक डेडलाइन दे दी। उन्होंने हमारे स्कूल को ऑर्डर दिया कि इसे तुरंत बंद कर दो। स्कूल के लास्ट वाले दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में कुछ और देर तक रुकी।
मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती थी। जब मैं घर पहुंची तो फूट फूट कर रोई। मैं सिर्फ 11 साल की थी, फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपना सब कुछ खो दिया हो। अ फनी काइंड ऑफ पीस। गवर्नमेंट ने 12,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स हमारी स्वात वैली में भेजे जो हमें तालिबान से छुटकारा दिलाने आए थे। इन लोगों के पास टैंक थे, हेलीकॉप्टर थे और बड़ी बड़ी गन्स थी। फरवरी 2009 की बात है। एक रात गोलियों की आवाज से हम लोगों की नींद खुली। ये एक सेलिब्रेशन था। खबर फैली कि गवर्नमेंट और तालिबान के बीच एक पीसफुल डील हो चुकी है। गवर्नमेंट हमारे प्रोविंस को शरिया लॉ के अंडर रखने को रेडी थी। बदले में तालिबान अपनी वायलेंट एक्टिविटीज रोकने को तैयार था। 10 दिनों तक पीसफुल माहौल रहा। फिर अनाउंस हुआ कि पीस डील को लॉ बना दिया जाएगा और एक कभी ना खत्म होने वाली सीजफायर शुरू हो गई थी। ये बड़ी फिनी टाइप की पीस डील थी। महीनों गुजर गए लेकिन तालिबानी अभी भी सड़कों पर घूम रहे थे। उनके पास गन थी और वो हर जगह अपने झंडे गाड़ रहे थे। सिचुएशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई थी, बल्कि तालिबानी अब और भी बर्बरीक हो गए थे। मेरी माँ अपनी कजन से साथ चीना बाजार में शॉपिंग के लिए गई थी। उन्हें एक कजन की शादी के लिए कुछ सामान लेना था, लेकिन तालिबानी सोल्जर्स ने उनका रास्ता रोक के उन्हें धमकी दी। मेरी माँ और उनकी कजन ने सर पर स्कार्फ तो था, लेकिन उन्होंने बुर्का नहीं पहना था। तालिबानियों ने बोला, अगर अगली बार बिना बुर्के के नजर आए तो खुलेआम तुम पर कोड़े बरसेंगे। एक शॉपकीपर की सिर्फ इसलिए पिटाई हुई क्योंकि उसने अपनी शॉप में एक औरत को बिना उसके पति के आने दिया। तालिबानी उस शॉपकीपर को बुरी तरह पीट रहे थे, लेकिन लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। एक टीनेजर को जमीन पर गिराकर कोड़े मारे जा रहे थे। वो दर्द के मारे चिल्ला रही थी, अपनी जान की भीख मांग रही थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने काले बुर्के के नीचे रेड कलर के ट्राउजर पहने थे, और जब भी उसका बुर्का हटता तालिबानी उसे ठीक करते और फिर से कोड़े बरसाने लगते। उस लड़की को 34 बार कोड़े मारे गए थे। प्राइवेट तालिबानाइजेशन। जुलाई 2009 में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हमने तालिबान को खत्म कर दिया है और अब हमारी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। अगस्त में हमारे स्कूल रीओपन हुए। अब तक मेरे सारे फ्रेंड्स जान चुके थे कि गुल मकाई मैं ही हूँ। मैंने अपने घर फादर को अपने फ्रेंड्स से बात करते सुना। वो बोल रहे थे कि तालिबान कोई एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप नहीं है, ये एक मेंटेलिटी है, और ये मेंटेलिटी हमारे देश में हर तरफ फैल चुकी है। प्राइवेट तालिबानाइजेशन का मतलब हमारे अपने कंट्रीमेन से है जो किसी भी इंग्लिश या अमेरिकन सोच को या लॉ को प्रोटेस्ट करते हैं। ये लोग एक्सट्रीमिस्ट है जो लोगों को फोर्सफुली अपनी बात मानने के लिए मजबूर करते हैं और चाहते हैं कि लोग उनके हिसाब से जिए। एक रात मेरे फादर को एक बैड न्यूज मिली। उनके एक फ्रेंड और को एक्टिविस्ट को फेस पर गोली मारी गई थी। उनका नाम था जाहिद खान था। उन पर तब अटैक हुआ जब वो मस्जिद की तरफ जा रहे थे। हमने जब ये न्यूज सुनी तो फादर को पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें लगा किसी ने उन्हें भी शूट कर दिया है। उन्हें पूरा यकीन था कि अब अगली बारी उनकी है। मां ने रिक्वेस्ट करी कि वो हॉस्पिटल ना जाए, लेकिन मेरे फादर अपने फ्रेंड जाहिद खान को देखना चाहते थे। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उनके कुछ और दोस्त वहां थे। सबने उनसे कहा कि उन्हें वहां नहीं आना चाहिए क्योंकि उनकी जान को भी खतरा था। सबने उन्हें घर जाने को बोला। जाहिद खान लकी थे। अटैकर ने उन पर 3 बार शूट किया था, लेकिन उन्होंने अटैकर का हाथ पकड़ लिया था, इसलिए उनकी बॉडी को सिर्फ एक गोली लगी जो उनकी गर्दन से होकर नाक से बाहर आ गई थी। फादर के बेस्ट फ्रेंड ने कहा कि तुम पर भी अटैक हो सकता था, क्योंकि फादर अपने ग्रुप के स्पोक्सपर्सन थे, तो भला तालिबानी लोग उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन फादर अपना काम करते रहे। स्वात कौमी जिरगा के स्पोक्सपर्सन होने के अलावा वो ग्लोबल पीस काउंसिल और स्वात एसोसिएशंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के प्रेसिडेंट भी थे। फादर ने सिर्फ एक प्रिकॉशन लिया कि उन्होंने अपना रूट चेंज कर लिया था। जब भी वो बाहर निकलते अपने आसपास देखते रहते। मेरे फादर बहुत ब्रेव थे। वो पहले की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और तालिबान के खिलाफ बोलते रहे। उस दिन दोपहर में हमारी स्कूल बस अचानक रुक गई। हमें अंदर से दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक दाढ़ी वाले आदमी ने अपनी वैन हमारी बस के आगे रोक दी थी। उनसे बस ड्राइवर से पूछा, क्या ये खुशहाल स्कूल की बस है? मुझे कुछ बच्चों के बारे में पता करना है। मैं पीछे वाली सीट पर अपनी फ्रेंड मोनिबा के साथ बैठी थी। डोर के पास वाली जगह हमारी फेवरेट थी, जहां से हमें बाहर की हर चीज नजर आती थी। हमारे एग्जाम चल रहे थे और मुझे अगले दिन के पेपर की फिक्र हो रही थी। तभी एक और आदमी दरवाजे के पास आया। उसने कैप पहन रखी थी और अपना फेस एक रुमाल से ढका था। मलाला कौन है? वो चिल्लाया। हम सब शौक थे। किसी ने भी जवाब नहीं दिया, लेकिन सारी लड़कियां मुझे ही देख रही थी। मैं ही अकेली थी जिसने अपना चेहरा नहीं ढका था। उसी वक्त उस आदमी ने गन निकाल ली। उसने 3 शॉट किए। पहली गोली मेरे लेफ्ट आई से होते हुए लेफ्ट शोल्डर से निकल गई। मैं मोनिबा की गोद में गिर पड़ी। मेरे लेफ्ट कान से खून बहने लगा। सेकंड और थर्ड गोली मेरे क्लासमेट शाजिया और कैनत की बाजू में लगी। मुझे गनशॉट सुनाई नहीं दिया था।
मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुर्गियों की गर्दन काट रहा है, चॉप चॉप चॉप। लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। हमारे बस ड्राइवर ने गाड़ी तुरंत हॉस्पिटल की तरह मोड़ ली। मेरे फादर एक मीटिंग में थे जब उन्हें ये न्यूज मिली। वो एक स्पीच देने जा रहे थे। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो जर्नलिस्ट पहले ही वहां पहुंच चुके थे। मुझे इस हालत देखकर मेरे फादर बुरी तरह टूट गए थे। मेरी खूबसूरत बच्ची, मेरी बहादुर बेटी, वो बार बार बस यही बोल रहे थे। फादर ने मेरी नाक, मेरे गालों और फोरहेड पर किस किया। वो इंग्लिश में बोल रहे थे। उन्हें पता था कि मैं उनकी आवाज सुन रही हूँ। फादर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तालिबान मुझ तक पहुंच सकते हैं। उन्हें हमेशा लगता रहा कि वो उन्हें टारगेट करेंगे, लेकिन जब उन्हें रियलाइज हुआ तो उन पर जैसे बिजली गिर पड़ी। इस अटैक से तालिबान ने दरअसल एक तीर से 2 निशाने लगाए थे। अगर मैं मर जाती तो मेरे फादर की हिम्मत टूट जाती और वो दोबारा कभी प्रोटेस्ट करने की जुर्रत नहीं करते। मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर डॉक्टर्स ने मेरा ऑपरेशन किया। मेरे ब्रेन में स्वेलिंग थी। कर्नल जुनैद ने मेरे स्कल का कुछ पार्ट निकाल लिया था ताकि मेरे ब्रेन को स्पेस मिल सके। उसने बुलेट और हड्डी के टुकड़े निकाले। मुझे देखने बहुत से लोग हॉस्पिटल आए। मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बाहर रिपोर्टर्स। हमारे प्रोविंस के गवर्नर भी आए। एक ब्रिटिश डॉक्टर फियोना ने मेरा केस अपने हाथी में ले लिया था। पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में उतनी फैसिलिटीज नहीं थी। मैं कोमा में थी। साफ सफाई की कमी और प्रॉपर इक्विपमेंट्स की कमी के चलते मुझे इन्फेक्शन भी हो गया था। इस सब में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की रॉयल फैमिली ने ऑफर दिया कि वो मुझे अपने प्राइवेट प्लेन से यूके के हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। पूरी दुनिया मुझ पर हुए इस अटैक का प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि मेरा कैंपेन इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा। सारी दुनिया तक मेरा मैसेज गया कि हम लड़कियों को बराबरी और एजुकेशन का बेसिक हक देने की पैरवी करते हैं। मैंने हमेशा अपने फादर को उनकी एक्टिविटीज में ज्वाइन करती आई हूँ। कभी कभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीच भी देती हूँ। हर बच्चे को, चाहे लड़का हो या लड़की, एजुकेशन मिलनी चाहिए। उनके इस हक को कोई नहीं छीन सकता और उन्हें लाइफ में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, यही हमारा एम है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल बैन की मून ने कहा कि मुझ पर गोली चलाकर तालिबान ने अपनी गंदी और कायर सोच का पैगाम दिया है। यूएस प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा, यह बेहद घिनौनी और शर्मनाक हरकत है। एक हफ्ते बाद आईसीयू में जब मुझे होश आया तो मैं अकेली थी। मेरे रूम की हर चीज और मेडिकल इक्विपमेंट्स मॉडर्न थे। मुझे पता चल गया कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल पा रही थी। मेरे गले में एक ट्यूब लगी थी। मैं अपना लेफ्ट आर्म नहीं उठा पा रही थी और ना ही मुझे अपने लेफ्ट कान से कुछ सुनाई दे रहा था। मेरी लेफ्ट आंख में पट्टी बंधी थी। मेरे रूम में डॉक्टर्स और नर्स आए। उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि जल्द ही मेरी फैमिली मुझसे मिलने आएगी और हमें इलाज का कोई पैसा नहीं देना होगा। इसी बीच मुझे देखने कई और लोग भी आए। मुझे पूरी दुनिया से 8000 लेटर्स आए। लोगों ने मुझे गिफ्ट्स, कपड़े और टेडी बियर्स भेजे थे। जब मैं रिकवरी कर रही थी, यूएन एनवॉय फॉर एजुकेशन गॉर्डोन ब्राउन ने एक पेटिशन स्टार्ट की, आई एम मलाला। उन्होंने कहा कि 2015 तक एक भी बच्चा एजुकेशन के बिना नहीं रहेगा। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस एंजेलिना जोली ने भी मेरे लिए मैसेज भेजा। बेयोंसे ने मेरे लिए एक कार्ड भेजा था। मैडोना ने मुझे अपना एक सॉन्ग डेडिकेट किया। फाइनली मैं अपनी फैमिली से मिली। मैं लगातार रोए जा रही थी। मैं स्माइल नहीं कर पा रही थी, इसलिए मेरे पेरेंट्स सैड थे। मेरे आधे बाल चले गए थे। मेरे फेस का लेफ्ट साइड चेंज हो चुका था। मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि क्या हुआ अगर मैं स्माइल या ब्लिंक नहीं कर पा रही, मैं जिंदा हूं, यही काफी है। मेरे कुछ और ऑपरेशंस हुए। एक एक्सपर्ट न्यूरोसर्जन ने मेरे फेशियल नर्वस फिक्स कर दिए थे। मेरे कानों में कोक्लिया इम्प्लांट किया गया और डॉक्टर्स ने मेरे स्कल को फिक्स करने के लिए टाइटेनियम प्लेट्स भी लगाई थी। कुछ टाइम बाद मेरी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हुआ और अब मैं फिर से स्माइल कर पा रही थी। मैं अपनी फैमिली के साथ बिर्मिंघम यूके शिफ्ट हो गई। हम खुश थे कि हम साथ हैं, लेकिन हम हमेशा पाकिस्तान की वैली और पहाड़ों को मिस करते हैं जहां हमारा घर है। अपने 16वें जन्मदिन पर मैं न्यूयॉर्क गई। मुझे यूनाइटेड नेशन असेंबली में स्पीच देने के लिए इनवाइट किया गया था। उस दिन मुझे अपने दिल की बात खुलकर बोलने का मौका मिला। वहां पर 400 डेलीगेट्स प्रेजेंट थे, लेकिन मुझे पता था कि मैं आज पूरी दुनिया को अपना मैसेज दे रही हूं। मैं जानती हूं कि मेरे वर्ड्स बहुत से लोगों की लाइफ को अफेक्ट करने की ताकत रखते हैं। मैं उन सब लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूं जो गरीबी में जी रहे हैं। मैं उन सब बच्चों तक संदेश देना चाहती हूं जो चाइल्ड लेबर, टेररिज्म और लैक ऑफ एजुकेशन के शिकार है। मैं उन सबके अधिकारों के लिए स्टैंड लेना चाहती हूं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि मैं दुनिया के सभी देशों के लीडर से अपील करती हूं वो हर एक लड़के और लड़की को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे। मेरा मानना है कि किताबें और पेन इस दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है। One child, one teacher, one book and one pen can change the world. मलाला सबसे कम उम्र की नोबेल पीस प्राइज रिसीवर है। उसने अपने फादर के साथ मिलकर मलाला फंड फाउंडेशन स्टार्ट किया है। वो यूके
में पढ़ती है और साथ ही एजुकेशन का अपना कैंपेन भी चलाती है। वो अफ्रीका, पाकिस्तान और वर्ल्ड के कई और देशों के स्कूल चिल्ड्रन को उनकी एजुकेशन में हेल्प करती आ रही है। मलाल अब 22 साल की है और अपने फादर, मदर और 2 छोटे भाइयों के साथ बिर्मिंघम में रहती है। फाइनली अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं। आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। एनीवेज, ये सिर्फ बुक समरी है, पूरी बुक नहीं है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक दे दिया है।